Good लास्ट afternoon. क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है वो सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है जी। इसमें लास्ट क्लास में हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में किया था, जिसमें हमने प्रिमिटिव सेल में मैंने आपको ये बताया था कि प्रिमिटिव सेल एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें एटम्स जो हैं वो केवल और केवल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जी? वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको बात बताई थी इन केस ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है जी। प्रिमिटिव यूनिट सेल इज अ टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्लेस्ड ओनली एट द कॉर्नर्स। ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में मैंने आपको ये बात बताई थी कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें एटम्स जो हैं वो कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, और उसके अलावा वो किसी दूसरी साइट पे प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे बॉडी सेंटर हो गया या फेस सेंटर हो गया। तो प्रिमिटिव का एग्जांपल मैंने आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बताया था। सिमिलरली नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का मैंने आपको एग्जांपल बताया था बीसीसी और एफसीसी। ठीक है जी। फिर इनके बारे में हमने और स्टडीज की थी, है ना। जैसे हमने इनका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल देखा था। वो सारी चीजें हमने इनके बारे में देख ली थी। फिर लास्ट क्लास में हमने एक और चीज की थी, 7 क्रिस्टल सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से मैंने आपको बताया था कि इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था कि इसको याद कैसे रखते हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आ सकता है ना। कि मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है या ट्राइक्लिनिक सिस्टम कौन सा है ना। मोस्ट सिमेट्रिक और मोस्ट डिसिमेट्रिक। और ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि इसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम होता है उसमें जो आपका एक एंगल रहता है, जो एक इंटरफेशियल एंगल रहता है, वो 120 डिग्री का भी होता है। ये बात भी मैंने आपसे कल डिस्कस की थी। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पहला टॉपिक ये रहेगा, रेडियस रेशो। पहला टॉपिक रहेगा हमारा आज की क्लास में रेडियस रेशो। अब ये रेडियस रेशो क्या होती है? ये कैटायन और एनायन की रेशो होती है ना। सो व्हाट इज रेडियस रेशो? इट इज द रेशो ऑफ कैटायन, इट इज द रेशो ऑफ कैटायन टू द रेशो ऑफ एनायन। ठीक है जी। कैटायन और एनायन की रेशो को मैं क्या बोलता हूँ? रेडियस रेशो बोलता हूँ। अब आपको सबको पता है कि रेडियस को मैं आर से लिख रहा हूँ और कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और रेडियस को मैं आर से लिख रहा हूँ और एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये रेडियस रेशो की वैल्यूज अलग अलग वैल्यूज होती हैं, उनके लिए अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और उसके अलग अलग एग्जांपल और ज्योमेट्री होती है। वो मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में बताता हूँ, और इससे रिलेटेड फिर जो न्यूमेरिकल आता है वो भी हम करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप एक टेबल बनाएंगे मेरे साथ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसमें आप इस तरीके से लिखेंगे रेडियस रेशो। अब रेडियस रेशो की वैल्यू अगर क्या होगी, उसके लिए क्या कोऑर्डिनेशन नंबर हमें देखने को मिलेगा, और उसके कॉरस्पॉन्ड क्या एग्जाम्पल आएगा, और क्या ज्योमेट्री रहेगी, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है जी। तो पहला केस इसमें डिस्कस करते हैं। अगर रेडियस रेशो की वैल्यू, अगर रेडियस रेशो की वैल्यू जीरो से लेकर 0.155 के बीच में आ जाए, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। और जो है ज्योमेट्री, वो कौन सी ज्योमेट्री होती है? वो लीनियर ज्योमेट्री होती है। कौन सी ज्योमेट्री होती है जी? लीनियर ज्योमेट्री मुझे इस रेशो में देखने को मिलती है। ठीक है जी। अब अगर रेडियस रेशो की वैल्यू 0.155 से 0.225 के बीच में आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहता है। ठीक है जी। और इसमें जो एग्जाम्पल मेरे पास चलता है वो चलता है B2O3। याद रखेंगे ये एग्जाम्पल। ठीक है, B2O3। और यहाँ पर आपके पास 3 के लिए जो ज्योमेट्री होती है, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। इसका न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा अभी आपको। ठीक है जी। तीसरी रेडियस रेशो जो मैं आपको बता रहा हूं, जो 0.225 से वैल्यू अगर आपकी 0.414 के बीच में आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है।
ठीक है जी। ज्योमेट्री आपकी कैसी हो जाती है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाती है और एग्जाम्पल आ जाता है इसमें जेडएनएस, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड इसका एग्जाम्पल है, या SiO2 इसका एग्जाम्पल है। ठीक है जी, समझ गए बात को। अगर ये रेडियस रेशियो की वैल्यू, अगर ये रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.414 से 0.732 के बीच में आती है, ये रेडियस रेशियोज आपको याद रखनी पड़ेगी। कई बार आपको कोई रेडियस रेशियो दी होगी, उसके कॉरस्पॉन्ड एग्जांपल पूछ सकता है, उसके कॉरस्पॉन्ड ज्योमेट्री पूछ सकता है, उसके कॉरस्पॉन्ड कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ सकता है, या आपको कैसे न्यूमेरिकल यहां से फ्रेम करके दे सकता है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। जिसमें आपको कैटायन का रेडियस देगा, एनायन का रेडियस देगा, वहां से कैलकुलेट करके एक रेडियस रेशियो आएगी, उस रेडियस रेशियो को डिसाइड करके आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताओगे। ठीक है जी बात। तो अगर रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच में होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है जी 6। और इसके एग्जांपल हैं NaCl और MgO2। और ज्योमेट्री हो जाती है ऑक्टाहेड्रल। और अगर ये वैल्यू लास्ट है ये, अगर ये वैल्यू 0.732 से 1 के बीच में आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 8। एग्जाम्पल इसका सीजियम क्लोराइड है और शेप होती है क्यूबिक, और शेप हो जाती है जी क्यूबिक। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां से कैसे न्यूमेरिकल आएगा, अब वो मैं आपको बताता हूं, अगर आपने ये टेबल बना लिया है तो। क्वेश्चन या फर्स्ट न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन आपको फ्रेम होके आएगा। क्वेश्चन आएगा, इफ द रेडियाई, if the radii of A positive and B negative, if the radii of A positive and B negative are 95 picometer and 181 picometer respectively, then find the coordination number, then find the coordination number। अब आपको अच्छे से पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कैसे निकलेगा। पहले रेडियस रेशियो निकालनी पड़ेगी, तो रेडियस रेशियो का फॉर्मूला आपको अभी बताया, रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। अब इसमें कैटायन की वैल्यू कितनी दी गई है जी, कितनी दी गई है जी, 95 दी गई है। ये एनायन की है ना, रिस्पेक्टिवली लिखा, तो मतलब जो पहले वैल्यू दी है वो ए पॉजिटिव की है, जो बाद में वैल्यू दी गई है वो एनायन की है ना, 81। तो आर पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 95 आ गई, और बी नेगेटिव की वैल्यू आ गई 181, है ना, 181। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.52, आप करके देख सकते हो। इतना आ जाएगा, ये 0.52 आ जाएगा। अब मैं इस टेबल पे देखता हूं कि ये वैल्यू किस रेशियो के बीच में आ रही है। ये वैल्यू इस रेशियो के बीच में आ रही है जी, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। तो आंसर हो जाएगा आपका 6। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पक्का आ सकता है पेपर में, 100% मान के चलो, इजी क्वेश्चन है, एकदम से निकल जाएगा। क्लियर हुई जी बात है। यस सर। एक क्वेश्चन आपके लिए ऐसा देता हूं, ठीक है जी, तो आप उसको सॉल्व करने की ट्राई करना। क्वेश्चन है द आयनिक रेडियाई, द आयनिक रेडियाई ऑफ आर बी पॉजिटिव, रुबीडियम है ये, एंड आई नेगेटिव आर रिस्पेक्टिवली, ये कितने दिए गए हैं आपको, एक दिया गया है 1.46 एंगस्ट्रॉम और दूसरा दिया गया है 2.16 एंगस्ट्रॉम। अब देख लो, ये जो आयोनिक रेडियाई है बेसिकली ये लेंथ है। अब लेंथ वो आपको पिकोमीटर में दे, एंगस्ट्रॉम में दे, जिस मर्जी यूनिट में दे, वो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको क्या? जैसे ये भी पिकोमीटर में था ना, और ये भी पिकोमीटर में था, तो लेंथ से लेंथ ये कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे दोनों उसमें एंगस्ट्रॉम में दिए हुए हैं, तो ये एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे है इसमें द मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर इज, द मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर इज,
ऑप्शंस आर cesium chloride, second option is NaCl, third option is ZnS, fourth option is none of these. तो अगर आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी है तो आप इसका आंसर एकदम से दे सकते हो। आप पहले इसमें रेडियस रेशियो निकालो, रेडियस रेशियो से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर सामने आएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर से एग्जांपल सामने आएगा। इतना हिंट दे दिया, आप जल्दी से निकाल दो। ऑक्टाहेड्रल। मैं आंसर पूछ रहा हूँ जी, ऑप्शंस NaCl। NaCl। NaCl is the answer. Why NaCl जी? अब देखो NaCl इसका वैल्यू 0.67 आई। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी। देखो जी, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। अब कैटायन का रेडियस यहाँ पे 1.46 दिया गया है और एनायन का रेडियस हमारे पास 2.16 दिया गया है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास 0.67 आएगा और 0.67 का मतलब है कि ये इस रीजन में लाई कर रहा है 0.414 से 0.732 के बीच में। ठीक है जी, तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। इसके एग्जांपल लिखे हैं NaCl, तो यहाँ पर NaCl दिखाई दे रहा है तो आंसर NaCl होगा। अगर आपका ये रेडियस रेशियो 8 आती है ना, सॉरी, अगर ये रेडियस रेशियो 732 से ऊपर आती तो आपका फिर आंसर क्या हो जाता? सीजियम क्लोराइड हो जाता। अगर ये रेशियो ना 0.732 से 1 के बीच में आती तो आंसर यहाँ पे सीजियम क्लोराइड होता। और अगर ये 0.225 से 0.414 के बीच में आती तो ZnS होता। मतलब कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला केस है, ये 6 वाला केस है और ये 8 वाला केस है। समझ गए जी बात को? ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। क्लियर है जी बात? दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो आपको बताता हूं। रेडियस रेशियो में इतना ही बताऊंगा, मैंने देखो क्वेश्चन भी बता दिए, ये टेबल बनवा दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्लियर है बात जी सबको? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहा हूं। क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। हमारे पास कोई यूनिट सेल है, उसकी डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको याद करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूं। देखो एक नदी है ना जमुना करके, तो वो वहां से मैंने उसको याद किया हुआ है। डी इज द डेंसिटी, JMNA मतलब एवोगैड्रो नंबर, जमुना का क्यूब है ना, हिंदी में लिख देता हूं, याद करना हो ऐसे कर सकते हो। आगे आप अपना मेथड भी कोई इंट्रोड्यूस कर सकते हो, मैंने इसको ऐसे याद किया है, JMNA का क्यूब। समझ गए जी? यस सर। ओके, अब ये जो मास है इसको मैं W से भी, कई बुक्स में ना आपको ये MW से लिखा होगा तो आपने घबराना नहीं है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Z इंटू W अपॉन NA इंटू AQ। अब यहाँ पे एक एक टर्म को देखता हूं। D क्या है यहाँ पे? D इज द डेंसिटी। अब ये जो डेंसिटी होगी यहाँ पे वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको दी है, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर में दी है। ठीक है जी, और Z क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। ठीक है जी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब ये Z मैंने आपको बताया है कि सिंपल क्यूबिक के लिए Z कितना आने वाला है, बोलो जी जल्दी। 1। FCC के लिए कितना आता है ये? 4। BCC के लिए कितना आता है? 2। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। ठीक है, M क्या है? M इज द मोलर मास, M इज द
मोलर मास Na क्या है यहाँ पे इस फॉर्मूला में, Na इज द एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। कितनी वैल्यू होती है एवोगैड्रो नंबर की? 6 इंटू 10⁻23। अब 6.02 होती है, तो न्यूमेरिकल में जब 6.02 लोगे तो टाइम आपका 1-2 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, है ना, आंसर जबकि लगभग सेम ही आएगा। समझ गए जी बात को? ए क्या है? एज लेंथ है, सेंटीमीटर में दी गई होगी। डब्ल्यू है वेट इन ग्राम, और एन है मेरे पास यहां पर, व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ एटम्स। अब यहां से एक न्यूमेरिकल करा देता हूं, वैसे थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल होता है ये, ठीक है, पर आपको हो सकता है कि कुछ आसान सी वैल्यू देके यहां से क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि देखो आपके पेपर में टाइम लिमिटेड होता है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा, यहां से न्यूमेरिकल आने की थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है, बट कंपटीशन ज्यादा है, हो सकता है कि वो यहां से एक न्यूमेरिकल पूछ ले। ठीक है जी, तो एक न्यूमेरिकल हम यहां से भी करके देखते हैं। समझ गई जी बात को? Yes, sir. ओके, अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, बड़ी कैलकुलेशन होगी, लेंथी कैलकुलेशन होगी, बट मैं आपको एक न्यूमेरिकल फिर भी करा देता हूँ। एक क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विद डेंसिटी दी गई है आपको 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी, फॉर्म्स अ FCC unit cell, forms a FCC unit cell with edge length 400 पिकोमीटर, ठीक है जी। फाइंड एम, एम निकालना है आपने। एम क्या होता है जी? मोलर मास। तो देखो हमने जो फॉर्मूला लिखा था सबसे पहले, वो क्या लिखा था? D विल बी इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यू, ऐसे लिखा था जी। अब हमें ये भी गिवन है, ये हमें पता है FCC लिख रहा है, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। एम हमें निकालना है, एन ए हमें पता है 6 इंटू 10⁻23। ए हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 400 पिकोमीटर। अब मैंने आपको ऊपर एक चीज बताई कि ए जो है एज लेंथ वो सेंटीमीटर में लेनी है, तो ये सेंटीमीटर में कितनी बन जाएगी जी? कितनी बनती है सेंटीमीटर में ये? बताओ जरा, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। देखो जी, एम को एक जगह रखो, एम जैसे ये एम है, इसको मैंने ऐसे रख दिया। अब जो जो गिवन है देखो, डी गिवन है, तो डी कितना है यहाँ पे? डी आ जाएगा मेरे पास 2.8, तो 2.8 आ गया। एवोगैड्रो नंबर इस साइड मल्टीप्लाई में हो गया है शिफ्ट, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻23। अब ये जो ए है, इसको मैंने सेंटीमीटर में लेना है, तो 1 पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻10, है ना? तो ये कितना बन जाएगा? ए विल बी इक्वल टू 400 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में बढ़ गई बात, समझ गए जी? अब Yes, sir. अब इसका क्यूब है, क्यूब का क्या मतलब हुआ? ये 3 बार है, तो उसको ऐसे लिख दिया 400 इंटू 10⁻10 का क्यूब, और z यहाँ पे ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास डिवाइड बाय 4, ऐसे बन जाएगा जी। देखो उसको जरा सॉल्व करके। अब देखो मैं ही करा देता हूँ सॉल्व, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा।
m विल बी इक्वल टू, पहले इसका डेसिमल हटा दिया तो 28 बन गया, ये 6 बन गया, ये 10 टू द पावर 23 बन गया। अब देखो जी, इसका क्यूब करना है ना, तो 4 का क्यूब कितना होता है जी? देखो आसान करने के लिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, आसान करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 4 इंटू 4 लिख दिया। अब यहां से जब इसको 400 इंटू 400 करूंगा तो 6 जीरो यहां से बच गई, ठीक है। और 10 टू द पावर -10 का क्यूब जब करूंगा तो आएगा 10 टू द पावर -30, है ना। और +6 की पावर 10 टू द पावर -30 और +6 की पावर यहां से आई, 10 टू द पावर 6 यहां से बन गया, जो उसकी 6 जीरो बनी। समझ रहे हो जी, जब 400 गुना 400 गुना 400 करूंगा ना, तो ये 4 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जो ये प्लस की 6 जीरो बनी वो मैंने यहाँ पे लिख दी इस तरीके से, तो ये आ गया -30 + 6, ऐसे बन गया जी। और डिवाइड बाय 40 हो गया। अब 40 क्यों हुआ? क्योंकि इसका एक डेसिमल मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 4 बनता 4, 10 से चला जाएगा, ठीक है जी। इस 10 को भी आप चाहो तो ऊपर एडजस्ट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा। देखो अब यहाँ पे पावर कितनी बनी है, देखो ये बन जाएगा आपके पास 28 इंटू 6, और यहाँ पे बन गया है इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर, देखो 10 टू द पावर 23 था, ये 10 नीचे बचा है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, -30 से 6 गए -24, और ये पावर एक और गई तो हो गए -25, ऐसे ही बना जी। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। अगर ये बात क्लियर हुई तो और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा 28 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 4, और ये बन जाएगा 10 टू द पावर -2। तो जब इसको फर्दर और सॉल्व करोगे तो ये सारा गुना करके कितना आने वाला है, ये सारा गुना करके आएगा 2688, करके देख लेना। और 10 टू द पावर -2 का मतलब है डिवाइड बाय 100, तो जब इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो 2 डिजिट के बाद ये डेसिमल लग जाएगा। आंसर इज 26.88 ग्राम। दिस इज द मास। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। क्लियर हो गया सर। सबको क्लियर हुआ जी? जो क्लास में ज्वाइन हुए हैं प्लीज आंसर दें। यस सर, यस सर। तो देखो इसमें चाहे आपको डेंसिटी दे या आपसे डेंसिटी फाइंड करवाए तो आप कर सकते हो, है ना। कुछ भी गिवन, मतलब देखो या तो हो सकता है वो आपसे डेंसिटी निकलवा ले, आपको बोल दे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो जेड की वैल्यू यहाँ पे 2 कर दोगे, ये मास वेट उसने दिया होगा, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, एच लेंथ तो हमेशा हर क्वेश्चन में उसको देनी पड़ेगी। क्लियर है जी बात? नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, बट वहां से मुझे लगता है कभी ना कभी पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर on coordination number of a compound, effect of temperature and pressure on coordination number of compound। टेम्परेचर और प्रेशर का कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होता है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता है, ठीक है जी। अब मान लिया कि मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमने किसमें देखा? आज ही देखा जी, बताओ किसमें देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 6?
NaCl में। NaCl में देखा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मेरे को NaCl को कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाले कंपाउंड में बदलना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 किसमें देखा? सीजियम क्लोराइड में देखा। ठीक है जी, तो क्या कंडीशन रहेगी? अगर देखो मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज करना है, मान लिया मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की तरफ जाना है, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो प्रेशर को इंक्रीज करके पॉसिबल है। समझ गए जी बात को? और अगर मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तरफ आना है, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो टेम्परेचर को इंक्रीज करके पॉसिबल है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज inversely proportional to coordination temperature is inversely proportional to coordination number and pressure is directly proportional to coordination number। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्या आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं? यस सर। ओके, क्लियर है जी, तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, जो आपने सुना होगा, डिफेक्ट्स होते हैं क्रिस्टल में, है ना, इम्परफेक्शन इन सॉलिड जिसको मैं बोलता हूँ, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। वो वाला टॉपिक मेरे को इसमें बचता है, वो मैं भी करा रहा हूँ आपको जितना होता है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, है ना, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी बात। तो अगला टॉपिक है हमारा डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स को क्या बोलता हूं? डिफेक्ट्स को बोलता हूं इम्परफेक्शन, imperfections in solids, imperfections in solids। ठीक है जी। अब ये दो तरीके की होती हैं, है ना, एक को बोलूंगा मैं स्टोशियोमेट्रिक, एक को बोलूंगा नॉन स्टोशियोमेट्रिक। स्टोशियोमेट्रिक का मतलब हुआ कि जैसे एक कैटायन कहीं से बाहर आ रहा है, तो वहां से एक ही एनायन बाहर आ रहा है, मतलब चार्ज का ध्यान रखा जा रहा है, उसको स्टोशियोमेट्री बोलते हैं, है ना। तो पहला आ जाएगा स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा आ जाएगा मेरे पास इसमें नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है जी। तो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह से हो सकता है, एक आएगा इसमें शॉर्ट की और एक आएगा फ्रेंकल, है ना, सुना होगा आपने इतना तो, शॉर्ट की और यस सर। फ्रेंकल डिफेक्ट। अब मैं ये आपको डिटेल में कराने वाला हूँ शॉर्ट की और फ्रेंकल के बारे में। अब देखो शॉर्ट की डिफेक्ट होता क्या है? व्हाट इज शॉर्ट की डिफेक्ट? पता है किसी को तो बता सकता है? देखो शॉर्ट की डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस हो जाते हैं क्रिस्टल साइड से। क्या बोल रहा हूं जी? शॉर्ट की डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस हो जाते हैं। जैसे मान लिया कि मैं ये लैटिस पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से समझना जी, इस तरीके से मैं लैटिस पॉइंट बना रहा हूं। ये लैटिस पॉइंट कोई एटम्स हो सकते हैं, कोई आयंस हो सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं।